आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। खेल में उलटफेर होते रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे, लेकिन कुछ स्मृतियों में और इतिहास में दर्ज हो जाते हैं। इन्हीं में से एक था 2022 फीफा वर्ल्ड कप में 5 बार की चैंपियन ब्राजील का हारना। लोग क्रोएशिया के बारे में बात करने लगे अचानक, जिसने ब्राजील को बाहर किया वर्ल्ड कप से। लेकिन ये पहली दफा नहीं था। 1991 में आजाद होने के बाद क्रोएशिया ने पहली बार 1998 में फीफा वर्ल्ड कप खेला और पहले ही फीफा वर्ल्ड कप में वो सेमीफाइनल तक पहुंचा और 2018 में तो रनर अप रहा। दुनिया को जिसने गले में बांधने वाली टाई दी, महज 40 लाख की आबादी है जिसकी, मतलब पुणे या जयपुर की जो आबादी है उसके आसपास, उस क्रोएशिया का इतिहास क्या है, उसे समझने के लिए क्यों हमें वर्ल्ड वॉर की खिड़की खटखटाना होगा। किस तरह वो आज़ाद 1941 में ही हो गया, लेकिन मुकम्मल आज़ादी उसे 1991 तक भी नहीं मिल सकी। आज़ादी के बाद भी किस तरह वो गृह युद्ध झेलता रहा। आज ज्ञान ध्यान में इसी की बात। नमस्कार, मैं हूँ खुशबू और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो पर ज्ञान ध्यान। क्रोएशिया में फुटबॉल इतना आगे क्यों है, इसकी कई वजहें हैं। उनमें से एक है उसकी जड़ें, जिसको उसने याद रखा। उसने आज़ादी के बाद भी यूगोस्लाविया के एकेडमी सिस्टम को बनाए रखा है और लोग बताते हैं कि इस छोटे से देश में 1000 से ज़्यादा फुटबॉल क्लब हैं, जहां से शानदार फुटबॉलर, गोलकीपर निकलते हैं। क्रोएशिया के इतिहास में हम दाखिल हों उससे पहले आप ये समझ लें कि ये देश है कहाँ और इसका रोटी पानी कैसे चलता है। दिल्ली से लगभग 5,500 किलोमीटर दूर जो साउथ ईस्ट यूरोप का इलाका है, यहीं बसा है ये छोटा सा देश। इसके दक्षिण और पश्चिम में एड्रियाटिक सी है, उसके पास हजारों आइलैंड है, इसलिए यहाँ टूरिज्म का बढ़िया स्कोप है। यहीं इसके पड़ोसी देशों के बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि इन्हीं से जुड़ा है क्रोएशिया का इतिहास। क्रोएशिया के नेबरिंग कंट्रीज हैं हंगरी, स्लोवेनिया, सर्बिया, बोस्निया, हर्जेगोविना। ललन टॉप में चीफ सब एडिटर और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को समझने लिखने वाले अभिषेक बताते हैं कि 1918 से पहले ये इलाका, क्रोएशिया भी ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर का हिस्सा था। पहले वर्ल्ड वॉर के बाद एम्पायर बिखर गया और फिर यूगोस्लाविया अस्तित्व में आया। इसमें से एक जो इलाका बना वो था किंगडम ऑफ क्रोएट्स, सर्ब्स एंड स्लोवेन्स। इसे 1929 में यूगोस्लाविया का नाम दिया गया। ये जो किंगडम था इसमें सर्ब्स का दबदबा था। क्रोएट्स को लगता था कि उन्हें दबाया जा रहा है, वे इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। क्रोएट्स राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी। दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी और इटली ने इसका फायदा उठाया। 1941 में नाजी जर्मनी ने यूगोस्लाविया पर हमला कर दिया और क्रोएशिया को एक आज़ाद मुल्क के तौर पर घोषित कर दिया। शुरू में क्रोएट्स को लगा कि ये हमारे लिबरेटर्स हैं, ये हमें आज़ाद कराने आए हैं, लेकिन जल्दी ही उन्हें अपनी गलती का एहसास होने वाला था। नाजी जर्मनी और इटली ने मिलकर जो सर्ब्स और स्लोवेन्स और उनके साथ साथ उन क्रोएट्स का नरसंहार भी शुरू किया जो उनकी विचारधारा के विरोध में थे। इसको लेकर विद्रोह शुरू हुआ। 1944 तक जोसेफ ब्रोज टीटो के नेतृत्व में क्रोएशिया के अधिकांश हिस्से को आज़ाद करा लिया गया। अभिषेक जिस टीटो के बारे में बात कर रहे थे, ध्यान रखिएगा ये वही जोसेफ ब्रोज टीटो हैं जिनके बतौर यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति रहते हुए भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर ने साथ आकर अप्रैल 1961 में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की थी। तो जोसेफ ब्रोज टीटो खुद क्रोएट मूल के थे। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 की समाप्ति हो गई तो उसी बरस नवंबर में रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लाविया की स्थापना हुई। इसमें 6 प्रांत थे: सर्बिया, स्लोवेनिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, मोंटेनिग्रो, मैसेडोनिया और क्रोएशिया। 1963 में रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लाविया का नाम बदलकर सोशलिस्ट फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लाविया कर दिया गया। टीटो 1980 तक इसका नेतृत्व करते रहे, लेकिन उनके समय में भी इन प्रांतों में आज़ादी की मांग उठती रही। लेकिन चूंकि टीटो की पकड़ थी, तो जब तक वे रहे यूगोस्लाविया नहीं टूटा। और फिर समय बदला। टीटो के निधन के बाद आग सुलगने लगी और अभिषेक बताते हैं, जैसे ही उनकी मौत हुई पूरा माहौल बदल गया। उनके कद का कोई लीडर नहीं था, इसलिए अलग होने की भावना पनपती चली गई और उन्हें आधार भी मिलता चला गया। फिर जून 1991 में क्रोएशिया ने आज़ाद होने का ऐलान कर दिया।
क्रोएशिया में जो सर्ब्स रहते थे वो इसके लिए तैयार नहीं थे। उनका इरादा था कि हम या तो यूगोस्लाविया के साथ बने रहें या फिर हमें सर्ब का जो देश बनेगा सर्बिया, हमें उनसे मिलने दिया जाए। तो उन्होंने आज़ादी की घोषणा कर दी। क्रोएशिया के अंदर ही एक नया मुल्क पनप रहा था, तो इसको लेकर सिविल वॉर होना था और हुआ भी। ये सिविल वॉर 1995 तक चला। इसमें लाखों लोग मारे गए, भयानक नरसंहार हुआ, मानवाधिकार उल्लंघन हुए। उस समय पूरा देश तबाह हो चुका था। क्रोएशिया कहते हैं कि 25% अर्थव्यवस्था बिखर चुकी थी। उनकी आबादी का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो चुका था। जब 1995 में सिविल वॉर खत्म हुआ तब क्रोएशिया एक संप्रभु और मुकम्मल देश के रूप में सामने आया। और फिर इसके बाद क्रोएशिया ने खुद को संभाला, विकास के मानकों पर आगे बढ़ा, 2009 में नेटो का हिस्सा बना और 2013 में यूरोपियन यूनियन में शामिल हो गया। तो ये था आज का ज्ञान ध्यान, जिसमें हमने क्रोएशिया के बनने की कहानी आपको सुनाई। कुछ कहना चाहते हो इस पॉडकास्ट के बारे में तो लिखिए radio@aajtak.com पर। इस ज्ञान ध्यान के लिए रिसर्च, स्क्रिप्टिंग और प्रोडक्शन किया है शुभम तिवारी ने। साउंड मिक्सिंग थी कपिल देव सिंह की। मेरा नाम है खुशबू। नमस्कार।